MH1 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, पिछले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। चुनावों के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर पुणे 5 साल के बाद बनी। सरकार बनने के बाद कुछ समय तक की जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाओं के बाद अंततः सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लगने के बाद उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी उनको सौंपी। विधानसभा का सत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है। कल विधानसभा के सत्र के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री के तौर पर भी बजट पेश किया। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को, जो प्रदेश का कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश किया गया पहला बजट है, इस बजट का वो किस तरह से आकलन करते हैं। सरकार जो पिछले 3 या 4 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, किस तरह से उसका आकलन करते हैं, विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं कि प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सशक्त विपक्ष की भूमिका वो कैसे निभा पाएंगे। तो आज खास तौर पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, कल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना पहला कांग्रेस पार्टी का इस कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। उनके अनुसार या उनकी पार्टी के अनुसार एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और सकारात्मक बजट है, जिनके अंदर, जिस बजट के अंदर उन्होंने सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। आप बतौर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि आपने खुद इतने साल तक निरंतर मुख्यमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, तो आप भली भांति जानते हैं कि किन चीजों के क्या समीकरण रखने चाहिए बजट पेश करते हुए। आप व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी विपक्ष के नेता होने के तौर पर कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, स्वाभाविक रूप से पहला बजट कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। सत्ता पक्ष के लोग तो इसका स्वागत करेंगे, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो, लेकिन हकीकत में बजट को देखने की आवश्यकता राजनीतिक दृष्टि से नहीं, जो उसमें तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं और विजन है, उन सारी चीजों का आकलन होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहने के लिए तो हम बहुत सारी चीजों को हवा में उड़ा सकते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले मंत्री भी नहीं थे। कोई भी इस प्रकार का प्रशासनिक दृष्टि से जो काम करने का उनके पास अनुभव भी नहीं है और अवसर भी नहीं था शायद। ऐसी परिस्थिति में बजट प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत सारे जो अधिकारियों के माध्यम से उलझनों में डाल करके रख दिया है। राजनीतिक भाषण में हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन जो बजट प्रोविजन चीजों के लिए होने चाहिए, जिस तरह से मैं इससे पहले ही बजट का अध्ययन कर रहा था, मैं बहुत सारे फैक्ट्स पर नहीं बोलूंगा अभी। कारण ये है कि मेरी बजट पर रिप्लाई, बजट के इस पर जो है वो चर्चा में भाग लेना है मुझे अभी परसों, तो बहुत सारे फैक्ट्स वहां पर बोलेंगे, उससे पहले वो बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा, एक आदमी का एक जो भाव होता है कि मुझे ये करना है, मेरी प्राथमिकता ये चीजों को रिफ्लेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है कि मैं ये इसमें करना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से सहजता से उन्होंने ले लिया है कि बस मैंने कह दिया ये हो जाएगा, जमीनी हकीकत बहुत अलग है, जिसका आकलन अभी उनको नहीं है। ये आकलन उनको 1 साल के बाद आना शुरू होगा, और इसलिए ये जमीनी हकीकत का बजट है ही नहीं। कहने के लिए प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, ग्रीन हिमाचल एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। अब हम उन सारी चीजों में जमीनी हकीकत तलाश रहे थे। हम बजट के उसमें प्रावधान का जिक्र कर रहे थे, उन योजनाओं का, जिन योजनाओं को उन्होंने शुरू किया। अभी तक वो बजट के जो रिफ्लेक्शन जो आनी चाहिए, बजट में आनी चाहिए थी, आंकड़ों के साथ आनी चाहिए थी, वो है नहीं। आपने सर 2 बातें अपने जवाब के अंदर चिन्हित की, जो बजट इन्होंने पेश किया उसको लेकर आपने चिन्हित की कि एक तो
जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको कोई सरकार चलाने का पूर्व में कोई इस तरह का तजुर्बा नहीं रहा, जिसके चलते आप मानते हैं कि जो उन्होंने बजट पेश किया है वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर कितना क्रियान्वित होगा उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा आपका कहना है जो आपने इस बात में कहा। मैं इसमें और एक बात इसमें आपने ये भी कही कि सरकार नहीं बनी है तो कुछ समय लग सकता है परिस्थितियों को जांचने में। उनको शायद अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है कि वर्तमान स्थिति हिमाचल प्रदेश की क्या है, जिसके लिए उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इन चीजों को इंप्लीमेंट करने में धरातल के ऊपर। मैं एक बात विशेष तौर पर जानना चाहूंगा ठाकुर साहब कि जब भी कोई सत्ता पक्ष, जब भी कोई पार्टी बदलती है, प्रदेश कोई भी हो भले, कोई भी पार्टी जब चुनाव हारती है और दूसरी पार्टी उस प्रदेश के अंदर सत्ता में आती है, तो आम तौर पर ऐसी स्थिति देखी गई है कमोबेश कि उनके अंदर खींचतान की स्थिति बहुत रहती है शुरुआती दौर में, खास तौर पे जिनकी सरकार गई है और जिनकी सरकार आई है। हम बात करें हिमाचल प्रदेश की आज की, तो जब से लगभग 3-4 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो अपने हर फैसले को, हर बात को, मुख्यमंत्री हो चाहे उनके सरकार के मंत्री हो, वो बार बार दोहरा रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ नीयत के साथ काम कर रही है और प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना चाहती है, जबकि विपक्ष उनकी हर बात का खंडन कर रहा है। ये खींचतान से आपको क्या लगता है कि ये खींचतान से क्या हिमाचल प्रदेश को विकास की तरफ ले जाया जा सकता है? देखिए, खींचतान का कोई विषय नहीं है। हम राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग दोनों हैं और दोनों का पक्ष विपक्ष ये सारी दोनों चीजें होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सारी चीज के लिए मुझे लगता है कि कोई इस तरह की कोई कठिनाई भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक चीजें उसमें हैं। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा दोनों का इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से आमना सामना होगा, क्योंकि वो हिमाचल की राजनीति में इतनी प्रोमिनेंस के साथ पिछले कुछ अरसे से थे नहीं। एक डेवलपमेंट हुई, ऑल ऑफ ए सडन हुई, और कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडरशिप रही नहीं, कंसेंसस बनाते लड़ते झगड़ते वो मुख्यमंत्री जैसे कैसे बने, अभी तक जैसे कैसे बने हैं, जैसे कैसे सरकार चला रहे हैं, ये स्थिति है वर्तमान में। और सबसे बड़ी बात उसमें एक है, देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा स्थापित की थी कि हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। ये हमने एक नई पद्धति, नई परंपरा हिमाचल प्रदेश में शुरू की। अन्यथा बहुत झगड़े झमेले में कोर्ट तक लड़ते थे, सिर माथे फूटते थे, ये स्थिति रहती थी हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा ये तरीका नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हमने उस बात को पहले दिन कहा, 5 वर्ष तक उस पर अक्षरशः पालन किया। लेकिन ये मुख्यमंत्री बने और ऐसी परिस्थिति में बने जिसका मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 11 तारीख को शपथ ली और 12 तारीख को इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो इंस्टीट्यूशंस खोले थे, उन इंस्टीट्यूशन को बंद करने की शुरुआत की, डिनोटिफिकेशंस कर दी। हमने सोचा कि गलतफहमी हो गई होगी किसी वजह से, और कई बार जल्दी में कुछ निर्णय गलत होते हैं। मुख्यमंत्री मुझे एक जगह मिले भी, उनसे बातचीत की, मैंने कहा ये आपसे कैसे हुआ ये सारा ही, कि नहीं, बोलता जी हम बाद में रिव्यू कर लेंगे। मैंने कहा भाई साहब, रिव्यू पहले किया जाता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। कैबिनेट बनी नहीं थी, कैबिनेट के निर्णय को बदलने की ताकत कैबिनेट में ही होती है। अभी चीफ मिनिस्टर थे और डेप्टी चीफ मिनिस्टर, और डेप्टी चीफ मिनिस्टर भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये दौर आया जब एक ही पार्टी की सरकार है, बहुमत के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं, कंपल्शन के तहत हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन वो उनकी बात है पार्टी के, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन आप देखिए, 11 तारीख को शपथ होती है, 12 तारीख को सैकड़ों इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ये राजनीतिक निर्णय था, बदले की भावना के साथ निर्णय था। जिस परंपरा को हमने 5 वर्ष पहले बंद किया था, उसके विपरीत था। हम नहीं कहते कि हमारी ही परंपरा को चलाइए, लेकिन संस्थान 8 महीने से चले हुए, एसडीएम 5 महीने से एसडीएम का दफ्तर चला रहा है, आज वहां पर ताला लटका दिया। तहसीलदार 6 महीने से वहां पर तहसील चला रहा है, आज वहां पर ताला लटका दिया। डॉक्टर पीएससी में बैठ करके इलाज कर रहा है, कई महीनों से इलाज कर रहा है, आज ताले लटका दिए। हमने कहा कम से कम एक माइंड अप्लाई करना तो चाहिए, कम से कम थोड़ा आपको ये इस तरह का, हमें अपनी गारंटी पूरी करनी है। उनका जवाब ये है,
अरे गारंटी पूरी करने के लिए अन्य जगह से व्यवस्था करिए। ये हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी करके आप चाहेंगे कि भी हम विकास करें और हम अपनी गारंटी पूरे करें, इसकी इजाजत तो नहीं दिया जा सकता है। और इस बात को हम कह रहे हैं, सीटों के अंतर में हम पीछे थोड़ा हैं, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर वोट शेयर की बात आती है 0.9% का अंतर है, 36,600 वोट का लगभग अंतर है ओनली, जो आज तक के हिमाचल के इतिहास में इतना कम अंतर किसी सरकार बनने का ये पहली बार है। ऐसा नहीं है लोगों ने हम एक तरफा ही जनमत दिया है। तो ऐसे में उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो निर्णय इस तरह से कर रहे हैं उस पर हम विचार करें, और विचार करने के बाद हम उन सारी चीजों को लेकर के ना करें जिससे जन विरोधी एक परिस्थिति बन जाए, एक छवि बन जाए उनकी। और आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में 3 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में एक स्थिति ऐसी आ गई जिसमें लोग सड़कों पर आ गए। ये कभी नहीं हुआ, आज से पहले कभी नहीं। जो आप ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने आते ही, सरकार बनते ही और तुरंत इन्होंने डी नोटिफिकेशन करी और संस्थानों को बंद किया, लेकिन मुख्यमंत्री का आपकी पार्टी पर यह आरोप, मुख्यमंत्री ने जो साफ तौर पर कहा कि वो जो संस्थान खोले गए थे चुनावों के मद्देनजर खोले गए थे, अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनको साधने के लिए खोले गए थे। उनके लिए आर्थिक तौर पर वो प्रावधान या पूरा सिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया था कि वो स्टेबिलिटी के साथ चल सके। और बड़ी संस्थानों को उन्होंने कहा कि उससे जो आर्थिक लोड प्रदेश के ऊपर बढ़ा, उसके चलते उनको डी नोटिफाई किया। उनका तो ऐसा आरोप है आपकी सरकार पर। देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अनुभव की कमी, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, कहने के लिए कर दिया उनने, अब उनके ही पार्टी के लोग महसूस कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है। एक सरकार जो चुनी जाती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उस कार्यकाल को 5 वर्ष से कम करने का। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनको यह अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को वो 5 वर्ष के बजाय 4 वर्ष का कर दे। यह अधिकार नहीं है उनको। और दूसरी बात, उनकी जानकारी के लिए पिछले 50 वर्षों से संस्थान खोलने की व्यवस्था जो रही है उसी व्यवस्था को अपनाया गया। निर्णय कैबिनेट में हुए हैं, चाहे वो पटवार सर्कल की बात है, चाहे एसडीएम के दफ्तर की बात है, चाहे जो भी बड़ा कार्यालय होगा, जो बड़ा दफ्तर खोला हमने खोला है, कैबिनेट की अप्रूवल उसमें है। और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद सारे संस्थान पोस्टों की क्रिएशन होती है उसमें, और उसके बाद अप्रूवल होती है, उसके बाद जाकर नोटिफिकेशन होती है। इनकी सरकार के दौरान एक हफ्ते में, लास्ट में अंतिम हफ्ते में 21 डिग्री कॉलेज खोले गए थे, और हमने वो ना बजट प्रोविजन था ना कुछ था, नोटिफिकेशन की, और उसके बाद यहीं शिमला से उनके फाउंडेशन स्टोन के पत्थर भी लगा करके वहां पर खड़े कर दिए रातों रात। ये आप बात कर रहे हैं जो कांग्रेस 12 से 17 तक की जो सरकार जी, है, जी। हमने वो संस्थान भी चलाए। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में भी बिना बजट प्रावधान के कॉलेज खोला। जमीन कॉलेज के नाम नहीं थी, बजट प्रावधान उसमें नहीं था, बच्चे उसमें नहीं थे, उसके बावजूद भी हमने उस कॉलेज को भी चलाया। ये कॉन्टिन्यूटी में होती है गवर्नमेंट की। और कब खोला? जब चुनाव से नोटिफिकेशन होने, इलेक्शन की नोटिफिकेशन से 4 दिन पहले खोला। और ये संस्थान 8 महीने से, 9 महीने से, 10 महीने से चल रहे थे। बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब इस तरह का आलम कभी किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। बिना दिमाग अप्लाई किए बिना अब शुरू का किया जाता है। वो तो बोलेंगे कि संस्थान बंद करिए, और कह रहे हैं कि बजट प्रोविजन इसका फेजेस में होता है। वो बजट, कॉलेज खुला है तो 1 क्लास शुरू होगी, उसके बाद दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, इस तरह से होगा। स्कूल खोला उसमें भी फेजेस में होता है, एक साथ नहीं होता है। तो इसलिए ये मत समझाएं, कम से कम किसी को ना समझाएं, ना हमें समझाएं, ना लोगों को समझाएं। लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और ऐसे में जो किया है उस सारी चीज को हम ये कह सकते हैं, आपने कोई एक सिस्टम अपनाया होता, रिव्यू करने का मैकेनिज्म डेवलप किया होता, उसके बाद जो संस्थान ऐसे लगते हैं कि ये संस्थान आवश्यक नहीं है, या संस्थान जो है पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते हैं, नॉर्म्स को पूरा नहीं करते, तो किया जा सकता था। लेकिन बिना दिमाग अप्लाई किए संस्थान बंद करना, आंख बंद करके इस तरह से निर्णय करने, उनको लग रहा है कि इस तरह से मेरी एक छवि बन रही है, मैं बड़े निर्णय करता हूं और ऐसे निर्णय करता हूं जो आज से पहले कभी नहीं हुए।
तो उनको अपना अंदाज होगा, लेकिन इन सारी चीजों से अच्छा संदेश नहीं। तो आपने मुख्यमंत्री जी को ये बात चिन्हित की कि भाई जब आपकी सरकार के अंदर एक हफ्ता पहले भी 21 संस्थान खुले थे जिनके अंदर बजट और हमने अब ये भी कह दिया, आखिर वो जिद पर अड़े हैं, तो हमने उनको ये भी कह दिया है कि हम भी 11 दिसंबर 2022 के बाद जितना भी कार्यकाल, मुझे नहीं मालूम उनका कार्यकाल कितना होगा कितना नहीं होगा, कई तरह की चर्चाएं हैं, जितने भी कार्यकाल होगा हम पहले दिन से जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले होंगे रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम भी कुछ निर्णय इस प्रकार से आने वाले समय में करेंगे जब सरकार भाजपा की बनेगी। अभी विधानसभा के अंदर देखा, जैसे आपने बात की कि उन्होंने संस्थान बंद किए और बड़ी जगह पर ताले लटका दिए, तो आप लोगों ने बड़े विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने एक बड़ा नायाब तरीके के तौर पर चैन और ताले से भी प्रदर्शन आपकी जो विपक्ष पूरी पार्टी ने विधानसभा के अंदर किया। आप क्या मानते हैं कि इस तरह से प्रदर्शन करने से क्या सरकार तक आवाज पहुंचाने का? और दूसरा एक और इसी से जुड़ा सवाल है कि आप लोगों ने शायद वॉकआउट भी किया, तो क्या विधानसभा के अंदर जब दौर चल रहा है तो उस टाइम पे विपक्ष के नाते आपको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए बजाय कि वॉकआउट करने के? नहीं, हमने विधानसभा के अंदर बात रखने के बाद वॉकआउट किया है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में हम गए और बिना बात किया है, हमने विधानसभा के रिकॉर्ड में सारी बातों को लाया है और बाहर भी अपने सारे मीडिया के सामने भी सारी बातों कर रहा है। लॉ इसलिए लिखा है कि सब जगह तालाबंदी। आप कल्पना करिए 900 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए लगभग हिमाचल प्रदेश में। यह क्या होता है कि सुखू जी मुख्यमंत्री बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, 70 दिन तक ताला लगा उसमें। 200 करोड़ रुपए का नुकसान रेवेन्यू का पूरे प्रदेश को हुआ, उसको कौन जवाब देगा? हमारे टाइम में भी इंडस्ट्री और लेबर के बीच में इश्यूज आते थे, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक चीज को करते थे कि दोनों को बुलाते थे, बिठाते थे। हमने एक दिन भी ताला लगने नहीं दिया। लेकिन अंततः सरकार को मांगे माननी पड़ी और सीमेंट फैक्ट्री सरकार को मांगनी पड़ी। पुणे शुरू और जो हमारे जो ट्रांसपोर्टर थे उनको और नुकसान हो गया। जितना पहले उनको टैरिफ मिलता था, किराया मिलता था इसका सीमेंट की ढुलाई का, उससे भी कम कर दिया। तो ऐसे में भला तो आप किसी का नहीं कर पा रहे हो, बुरा भी मत करिए। मैं ठाकुर साहब दो सवाल, मेरे एक सवाल के अंदर दो सवाल है, मैं अलग अलग उनसे आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब प्रदेश के अंदर किसी एक विशेष पार्टी की सरकार है, जैसे अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी आपके नेतृत्व में, और केंद्र की बात करें तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उस स्थिति में अगर हम बात करें कि प्रदेश और केंद्र में जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कमोबेश जो है, जो आर्थिक सहायता है या जो पैकेज है प्रदेश के लिए, वो अमूमन बेहतर मिलते हैं। केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है प्रदेश को विकास करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद, मेरा पहला सवाल इसमें है कि उसके बावजूद भी जब आप हिमाचल प्रदेश 5 साल का कार्यकाल पूरा, आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग जब आपकी कार्यकाल पूरा हुआ तो 74,622 करोड़ रुपए का ये जो कर्जा है ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। तो ये ऐसी क्या स्थिति रही कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी उसके बाद भी इतना कर्जा सरकार के ऊपर आ गया? देखिए, एक बात को मैं थोड़ा सा यहां करेक्ट कर दूं कि जो आंकड़ा आपने बताया 74,000 का, ये आंकड़ा कांग्रेस के 3 महीने का है मिला करके। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी, उनका तो और बढ़ जाएगा। उन्होंने, सुक्खू जी ने, अभी मैं देख रहा था कि एक 8,353 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, उसको मिलाकर ये 31 मार्च 2024 तक 83,798 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मैं एक बात फैक्ट कह रहा हूं, जो जिस दिन हमने सरकार छोड़ी है हिमाचल प्रदेश में, उस तक का ऋण हिमाचल प्रदेश में 69,600 करोड़ रुपीस का। तो मतलब 5,000 करोड़ का कर्जा जो है इनके आने के बाद और चढ़ा है। हाँ, इनने 1,000 करोड़ एक बार ले लिया दिसंबर के महीने में, उसके बाद 1,500 करोड़ और ले लिया, 2,000 करोड़ और ले लीजिए, आप जमा कर लीजिए, और उसके बाद 2,000 करोड़ लेने की और तैयारी है। और ये घोषणा और कर रखी है कि भाई हम 8,353 करोड़ रुपए का कर्जा और लेंगे, सुक्खू जी ने घोषणा करी है। ये लेने की परिस्थिति इनकी होगी, निश्चित रूप से होगी। अब आप बताइए मुझे कि 2017 तक, 12 से 17 तक इनकी सरकार रही, तो हिमाचल प्रदेश में 27,000 करोड़ रुपए से ऋण बढ़ करके 48,000 करोड़ तक पहुंचा इनके कार्यकाल में, जबकि कोविड भी नहीं था। हमने कोविड का दौर भी फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी जितना
ऋण इनने लिया, जितना लोन इनने, उतना ही लगभग ऋण हमारा है, कोविड के बावजूद भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं केवल जो सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि केंद्र में सरकार होने के बाद कि क्या उसके बाद भी क्या कारण रहा। कोविड की परिस्थिति निश्चित तौर पर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के ऊपर प्रभाव डाला और निश्चित तौर पर भारत देश भी उससे अछूता नहीं रहा। उसके बावजूद भी उस स्थिति से निकलना और प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना बड़ी बात है, लेकिन केंद्र से इतना सहयोग और केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी ये कर्जे को हम कम करने में कामयाब नहीं। देखिए, कर्ज कम करने के लिए जो है वो केंद्र की ओर से, केंद्र का पैसा हमारा टाइड योजनाओं के साथ आता है, वो टाइड या हम रेवेन्यू का जनरेशन। हाँ, देखिए उसमें बड़ा सीधा बताना चाहूंगा मैं कि लगभग हमको हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की ओर से जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपए के हमने इन 5 वर्षों में लिए हैं। और उसके बाद हमको हिमाचल प्रदेश में लगभग जो इसके इंडस्ट्री के सेक्टर में अगर हम देखें, बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल को मिला, और ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। और ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की लोन की जो परिस्थिति है, जो हमारी कर्मचारियों का और उसके बाद सारी कम्युनिटी लाइबिलिटीज का, सारी पेंशन और सारी चीजों को मिला करके जो हमारी एक जरूरत थी, उसके हिसाब से हमको लोन लेना पड़ता है। उसके लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है, क्योंकि उससे पहले सरकारों ने इस कदर हिमाचल प्रदेश में ऋण लेकर के एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें हमको उनका ऋण चुकता करना, ऋण चुकता करने के साथ साथ में उनका ब्याज देना, वही एक बहुत एक साइजेबल अमाउंट बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है कि ज्यादा लोन ना, लोन की लिमिट हमारी ज्यादा थी, हम ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने उस लिमिट को नहीं किया। और इन्होंने आते ही लिमिट, पहले ही सेशन में जो 4% लिमिट लोन थी उसको बढ़ा करके 6% कर दिया और 6% तक, यानी कि उसका मतलब यह है कि ये आने वाले समय में और ज्यादा लोन लेना है, इसलिए लिमिट बढ़ानी पड़ी इनको। तो ये परिस्थिति है कि हकीकत है प्रदेश के सामने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को के 5 वर्ष को कार्यकाल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये निश्चित रूप से लंबे समय तक 10 बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश बनने के बाद सत्ता में रही और भारतीय जनता पार्टी 5 बार रही, इसलिए लंबे समय तक जो सत्ता में रही, स्वाभाविक रूप से इस बड़े ऋण के लिए, कर्ज के नीचे हिमाचल प्रदेश को इस तरह से डालने के लिए सबसे बड़ा योगदान तो कांग्रेस का ही है। मेरा दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ जो था कि पहले आपकी और प्रदेश में और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन निश्चित तौर पर बेहतर रहा होगा। अब यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या मानते हैं कि क्या वही सामंजस्य और वही जो सहयोग है केंद्र और प्रदेश के बीच में तालमेल बना रहेगा और प्रदेश को आगे लेके जाएगा? क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विकास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी भेदभाव नहीं करते, उनकी खासियत, और हिमाचल उनके दिल के बहुत करीब, और हिमाचल के लिए वो हमेशा बहुत खुल करके मदद करते रहे, और इसमें दो राय नहीं है। और अब आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने बल्क ड्रग फार्मा की पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत कर दी, 225 करोड़ रुपए जारी कर दी। अभी तक उन्होंने धन्यवाद भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने 225 करोड़ रुपए जारी कर दिया। और उसी तरह से और दूसरी सारी चीजों के लिए पैसा जो है वो सीआरएफ के अंतर्गत दूसरे हेड के अंतर्गत जो है पैसा आना शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में। केंद्र हिमाचल को प्राथमिकता के साथ लेता है, छोटा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से यहाँ का जीवन कठिन है, और यहाँ के जीवन को सरल बनाने और अच्छा बनाने के लिए केंद्र का हमेशा सहयोग पहले भी रहा है, भाजपा की जब सरकार प्रदेश में थी, और अभी भी जब कांग्रेस की सरकार भी है तब भी प्रधानमंत्री जी की ओर से एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है कि हिमाचल के विकास के लिए मैं सदैव खड़ा हूं। बजट के ऊपर आते हैं ठाकुर साहब, दोबारा हम बात करते हैं। हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश पे कर्जा कितना है सरकार में, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। इस बार बजट के अंदर इन्होंने काउ सेस लगाया है और साथ में वाटर टैक्स भी लगाया है, जो इन्होंने लिकर की बॉटल्स के ऊपर काउ सेस लगाया, वाटर टैक्स लगाया। आप क्या कैसे देखते हैं कि क्या इन फैसलों से या जो इन्होंने प्रावधान किया गया इससे रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी? देखिए, इज नथिंग न्यू, ये हमने शुरू किया था और हमने पहले के बजट में इस तरह का प्रावधान किया था। हिमाचल प्रदेश में जो गौ धन जो है इस तरह से चौक पर चौराहे पर इस तरह से भटका पड़ा है,
और आप देखेंगे इस बात को, उसको हमने कहा कि उसको शेल्टर देंगे। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी देखा होगा आपने कि 6,000 के करीब गाय जो है वो पहले गौसदन में थी। आज हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक हमने उसमें 20,000 गाय जो चौक चौराहे पर छोड़ी थी उनको एक शेल्टर दे करके गौसदन में पहुंचाया, गौ सेंचुरी में पहुंचाया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, उसके लिए हमने पहले 2 रुपये लगाया था एक बोतल पर, और हमने तो उसको मजाक में इस तरह से भी कहा था गौग्रास के रूप में, और 2 रुपये रखा था, बाद में और इंक्रीज किया उसमें। तो शुरुआत तो हमने की है। अगर इन्होंने किया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज उसमें की गई है। अब इनने ये तय किया कि वे हम उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे दूध के लिए, दूध की जो प्रोडक्शन हो उसके हम अच्छे और बेहतर ढंग से रेट दे सके, वो सारी चीज के लिए किया है। और मैं समझता हूं कि उसमें कोई नया नहीं है। ये इतना ही है कि भाई जितना हमने किया था हमने इसको बढ़ा करके 4 रुपये पर पहुंचाया था, उनने उसको 10 रुपये कर दिया। इससे ज्यादा, इससे हट करके कोई ज्यादा नहीं है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कोई आई डोंट फाइंड देयर इज एनी न्यू विजन। और जो सीधी सी बात है तो हमारी योजना की उन्हें नकल करी है, बस इतना ही है। 2 सवाल और ठाकुर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो इनका मंत्रिमंडल बनाया गया, मंत्री थे सभी लोग, अगर मैं बात करूं तो सभी लोग, मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी उसके बाद लगातार जो है ज्यादातर प्रदेश के बाहर रहे। कभी भारत जोड़ो यात्रा में, कभी कांग्रेस हाईकमान के पास, कभी शादी विवाह अटेंड करने में। इन सब चीजों पर क्या कहना चाहिए कि जब प्रदेश की कमान मिलते ही तुरंत उनको यहां पर धरातल पर काम शुरू कर देना चाहिए था, और कुछ समय तक जो है उनके बाहर के सबके टूर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा इतना नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। मैंने जब 3 महीने का शुरू का कार्यकाल, तब तक के लिए मैं लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र में कवर कर चुका था। 18 से 20 विधानसभा क्षेत्र, और 9 महीने के अंदर में हिमाचल प्रदेश के 88 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुका था। और अभी इनके मुझे मालूम नहीं 2-4 विधानसभा क्षेत्र में जाना हुआ है। और अभी कभी हाथ जोड़ो होती है इनकी, कभी भारत जोड़ो यात्रा होती है, और इसी तरह से इस यात्रा में जाते हैं, रहते हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने ये है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं मुख्यमंत्री महोदय जी, ये हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं? आप देखेंगे बहुत जल्दी ऐसी चीजें सामने आने वाली हैं जो चौंकाने वाली होंगी। क्या आलम हो गया भ्रष्टाचार के चारों तरफ। हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है। कोई उंगली उठा करके ना बोल पाया, ना चुनाव में बोल पाया, ना आज बोल सकते हैं। और आज चारों तरफ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा है, क्या फरमान हो गए उन लोगों को जो क्रशर चलाते हैं, क्या फरमान उन लोगों को हो गए जो एक्साइज के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या फरमान उन लोगों को हो गए जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, दूसरे आईपीएस डिपार्टमेंट में काम करते लोग हैं। बहुत विचित्र सूचनाएं मिल रही चारों तरफ से। इन सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र मत करें। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन तब होता है जब कोई इतने लंबे समय तक कार्यकाल, अभी तो कार्यकाल उनका शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद लंबा कार्यकाल होने के बावजूद भी वो बेहतर ढंग से उसको लोग अपने आप बोलते हैं कि इसमें व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम हुआ है। छोटा हिमाचल, चीफ मिनिस्टर के साथ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के गठन के लिए 1 महीना लग गया। मंत्रिमंडल मुश्किल से गठन हुआ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कहते हैं कि हम संसाधन जोड़ रहे हैं। 6 सीपीएस एक साथ बनाए गए, शर्त दिलाई गई, और जो हमारी सरकार के दौरान हमने एक भी सीपीएस नहीं बनाया गया। कैबिनेट के दर्जे के साथ ऐसे लोग बनाए जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। विधायक अभी तक लाइन में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैबिनेट दर्जे के साथ विराजमान हो गए, प्रकट होकर के विराजमान हो गए। और आज की परिस्थिति यह है कि व्यवस्था परिवर्तन की विधायकों को यह मालूम नहीं है कि निर्णय कहां से हो रहे हैं। मंत्री बोलते हैं कि हमें नहीं पता। तो उसके बावजूद इस तरह का आलम है जिसके बारे में अभी मैं समझता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अभी 3 महीने का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, लेकिन 3 महीने के इस कार्यकाल में
बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आनी शुरू हो गई है जिस पर बहुत सारे प्रश्न आने वाले समय में लोग चौराहे पर पूछेंगे। एक सवाल सर, मुझे लगता है कि जो लोगों के मन की जिज्ञासा भी है, जनता भी जानना चाहेगी, या राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का ज्यादा कदा विषय रहता है भाई, आपकी जब सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे आपने चिन्हित भी किया कि आपने बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर रखते हुए, उस पर लगाम कसते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे साफ सुथरे तरीके से 5 साल सरकार चलाई। आप क्या मानते हैं, आप मूलभूत कारण क्या मानते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी को गया है, और भारतीय जनता पार्टी जो आपने कहा भी कि लगभग जो है कुछ प्रतिशत मार्जिन, जो वोट प्रतिशत आपने जो बताया कि वोट प्रतिशत का मार्जिन बहुत ही कम रहा, तो उसका मूलभूत कारण क्या मानते हैं कि किस किस कारण की वजह से आपको लगता है कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से एक बार विश्वास व्यक्त किया? क्या केवल उसके पीछे एक कारण यह था कि हिमाचल प्रदेश में एक जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है कि 5 साल के बाद एक पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता मैंडेट देती, क्या वो कारण था? या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें आप करने से आप चूक गए कि जिसकी वजह से जनता को वो धरातल पर क्रियान्वित नहीं कर पाए? देखिए, अब उन सारी चीजों को लेकर के बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं। जो हो गया है हमने स्वीकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको स्वीकार करना चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने घूम करके देखा है, हिमाचल के लोग हमको सत्ता देना चाहते थे, उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ताकत दी आगे बढ़ने की और सत्ता के बहुत करीब पहुंचा दिया था। मामूली अंतर 0.9% का अंतर ये रहा, लेकिन अगर कहीं इसमें कमी रही है उसको हमको स्वीकार करना होगा। हमारे अपनी पार्टी में कुछ सारी चीज़ों को लेकर के कुछ लोग ऐसे जो मैं कह सकता हूं कि जो रेबल कैंडिडेट खड़े हुए उनसे नुकसान हुआ और कुछ जगह ऐसी परिस्थिति रही कि चुनाव में जो इक्वेशंस होती हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। और मुझे एक उम्मीद थी, अच्छी एक उम्मीद थी कि हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी, हमीरपुर, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का अच्छा रहता है और हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हम थोड़ा और जीत करके आ जाएंगे कुछ सीटें, तो ऐसी उम्मीद थी और वो उसमें कमी रह गई। और बड़े कम अंतर, देखिए आप अंतर देखिए, 60 वोट से सीट हारना, 250 वोट से सीट हारना, 300 वोट से सीट हारना और 500 वोट से सीट हारना, ऐसी सीटें 5-6 सीटें हमारी ऐसी चली गई जो बहुत 500 से कम के अंतर से हारी है। तो इसलिए इस बात को लेकर के दुख होता कि जब बहुत करीब पहुंच करके मंजिल छूट जाती है तो थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, हम सबकी है और इसको सब सहज रूप से स्वीकार करना है और उसमें जनता को अब दोष देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपने पहले भी जैसे जिक्र किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आते ही कुछ निर्णय लिए। एक और उनकी जो उनका कहना था कि भाई जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके आर्थिक मिसमैनेजमेंट की वजह से ही आज प्रदेश बदहाली की तरफ है, जिसका आपने जवाब भी दिया कि कांग्रेस की जब पुरानी सरकारें रही तो कितना कर्जा रहा। और इसी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार एक व्हाइट पेपर लाने की तैयारी में है। इन आरोपों के और इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्हाइट पेपर का क्या मतलब होता है, वो समझाएं इस बात को। सरकार है, सरकार के माध्यम से आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा उनको इसी तरह की, हमारी सरकार ने कुछ आयोजन हिमाचल की पहचान के लिए किए, हिमाचल में नए इनिशिएटिव्स के लिए किए और उन सारी चीजों को ठीक उसमें सत्ता हासिल करने का लक्ष्य उनके साथ वो जोड़ा नहीं जाता, सरकार के कार्यक्रम है। तो ऐसे में उन चीजों को कह रहे हैं वो फिजूल खर्ची, उन चीजों को कह रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दे करके गए। उनके आने जाने का भी खर्च वो गिन रहे हैं कि ये भी फिजूल खर्ची है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को हम हिमाचल प्रदेश में लाना छोड़ दें? क्या प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में उनके व्यवस्था से संबंधित जो भी हमने कार्यक्रम करने हैं, केंद्र के मंत्रियों के कार्यक्रम करने हैं, उसके लिए आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार का आयोजन नहीं करेगी क्या? बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं,
इनके तो जो संवैधानिक पद पर जो लोग नहीं थे, राहुल गांधी जी कभी संवैधानिक पद पर नहीं थे। 2017 में चुनाव से 5 दिन पहले मंडी में रैली इनकी हुई। उनकी रैली पूरे इसमें वो पड्डर के मैदान में मंडी में कार्यक्रम किया गया और 75 लाख रुपए का HRTC का बिल हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाद में देना पड़ा। उसका वो किस दायित्व पर थे? संवैधानिक दायित्व पर तो नहीं थे वो। और प्रधानमंत्री संवैधानिक दायित्व पर हैं, देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको इस बात को समझना होगा। इसलिए अनावश्यक रूप से इन बातों का करेंगे तो जगह हसाई होगी उनकी। और मैं समझता हूं कि उनको श्वेत पत्र लाना है वो लाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी बात को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, आपको मौका मिला, आप काम करें, हमसे अच्छा बेहतर काम करें। और इसलिए लोग उम्मीद भी इसी बात को करते हैं कि जो हमने काम किया उससे बेहतर आप काम करें। इस उम्मीद के साथ उनको वोट दिया गया है और देखते हैं कि क्या होता है। 3 महीने के कार्यकाल में ही चारों तरफ जो है एक निराशा का, रोष का, आक्रोश का एक माहौल खड़ा हो गया। कर्मचारी वो नाराज हो गए हैं, आउटसोर्स कर्मचारी वो नाराज हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जहां छोड़े थे वहीं के वहीं रुके हैं। 5 महीने से हमारी हिमाचल प्रदेश में जो योजनाएं चली हैं उन सारी योजनाओं का गला घोंट दिया, उनमें पैसा नहीं डाला जा रहा है। हिमकेयर जो गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने शुरू की योजना, उसके लिए ना अब के बजट में जिक्र है और ना ही बजट का प्रावधान और ना ही अभी तक पैसा दिया गया पिछले कई महीने से। और इस तरह की एक नहीं अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में। तो इन सारी चीजों का मालूम पड़ जाएगा आने वाले समय में क्या होगा। और मैं तो इतने कहूंगा कि सरकार बनी है, अच्छी तरह से चलाएं और हम और प्रदेश का हित करें, प्रदेश का काम करें। मैं इसी में अपना अंतिम सवाल जोड़ना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो निराशा का माहौल है चारों तरफ प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में आपने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार चलाई है। आप वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री को क्या नसीहत देना चाहेंगे कि आपका कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, किस तरह से वो हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर लेके जाए? देखिए, मैं नसीहत देने में बहुत विश्वास नहीं करता हूं। हम उम्र हैं लगभग और राजनीतिक दृष्टि से हम कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जब सत्ता से बाहर थे वो, क्योंकि वो अपनी सरकार में भी सत्ता में नहीं होते थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी उनको कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं देते थे, अध्यक्ष थे, लेकिन वो सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ बोलते थे। मेरा कोई नंबर 1 कोई दुश्मन है तो सुखू का जिक्र करते थे। वो तो इस भाषा में करते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद इतना परिवर्तन आ जाना आदमी में कि ये भी बंद करो, वो भी बंद करो, बदले की भावना से काम की शुरुआत करो, ये उम्मीद नहीं थी उनसे, ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि वो ऐसे परिवेश से हैं जो जिस तरह का परिवेश हमारा है, सहज और सरल तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनको सोचना चाहिए। नया क्या कर सकते हैं, हिमाचल को आगे क्या कर सकते हैं, उस पर सोचना चाहिए। पीछे जो हो गया और पीछे जो हो गया उसमें उसी में ही उलझे रहना, उसी में खोद खुदाई करते रहना और उन्हीं को बंद करना, उन सारी चीजों को, तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक नहीं है, अच्छा एक तरीका नहीं है। आगे बढ़ना है तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा उनके लिए सुझाव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी, आपका MH न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि जिस प्रकार पूर्व में आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार का नेतृत्व किया, आप इसी तरह विपक्ष में रहते हुए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करें। ऐसी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ये भी हम आपके लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आज हमारे साथ MH1 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। उनके साथ हमने हिमाचल प्रदेश में जो कल विधानसभा के अंदर बजट पेश हुआ, उस बजट को लेकर चर्चा की। पिछले 4 महीने से निरंतर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनके हर पहलुओं पर बात की, हिमाचल प्रदेश के सभी तथ्यों को जानने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।